नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सख्ती और सरकार के अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई से अपराध के आंकड़ों में भारी कमी आई है। पिछले साल की तुलना में इस बार अक्टूबर माह तक 10 महीने में प्रदेश में दुष्कर्म के 20% मामले कम सामने आए। वहीं इस साल नाबालिग से गैंगरेप के पोक्सो मामलों में 13% की कमी आई, जबकि पॉक्सो एक्ट के मामलों में 39% बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले साल की तुलना में लूट के मामलों में रिकॉर्ड 46% की कमी आई है। इस तरह से कुल अपराधों की अगर हम बात करें तो 13% की कमी आई है। इसे लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल अपराध को लेकर के उठाती रही है। वहीं आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जीरो टॉलरेंस नीति का असर, घटा क्राइम का ग्राफ। अपराध घटे हैं, अपराध पर अंकुश लगाया गया है और राजस्थान की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। अपराधियों में भय, आम जन में बढ़ा विश्वास। प्रदेश में 10 महीने में 24,000 केस हुए कम। इस वर्ष 24,000 मुकदमे पूरे प्रदेश में कम हुए हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। भारत सरकार का एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान वो स्टेट है जो बलात्कार में जहाँ सबसे ज्यादा मामले दर्ज। राजस्थान कहीं पहले नंबर पर है बलात्कार में, तो कहीं दूसरे पर, कहीं तीसरे नंबर पर। फर्स्ट 4 में हमने जगह बनाई है। राजस्थान में कानूनी व्यवस्था चौपट हो गई। रोज खुलेआम डकैती हो रही है, लूट हो रही है। ये तो तब है जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। सख्त मॉनिटरिंग, टेक्नोलॉजी का असर, क्राइम हुआ कंट्रोल, क्राइम रेट घटी, जीरो टॉलरेंस नीति। तो प्रदेश में क्राइम के आंकड़ों में कमी आई है। इसे लेकर के भी लगातार राजनीति हो रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। क्या सरकार की ठोस रणनीति और पुख्ता कार्रवाई की वजह से अपराधियों में दहशत पैदा हो रही है, या फिर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपका करवा दूं। हमारे साथ प्रीति शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं योगेंद्र जोशी, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और प्रीति जी, सबसे पहले आप ही से कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है बीजेपी पर कि यहाँ पर अपराधी बेलगाम है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। प्रीति जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि उनको हमारी सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही। उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम वो हमारे ऊपर विरोध दर्ज कराएं। क्योंकि चाहे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार द्वारा जब से हम सत्ता में आए, जनवरी 2024 से लेकर हमने जो कार्रवाइयां शुरू की उद्घोषित अपराधियों के अगेंस्ट में, मादक पदार्थों के चाहे बिक्री की बात करें, चाहे मादक पदार्थों का धंधा करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की बात करें, चाहे अवैध खनन को लेके हमने गिरफ्तारी की बात करें, उसको रोकने के लिए प्रयासों की बात करें, महिला सुरक्षा को लेके, या हम बात करें महिला अधिकारियों की नियुक्ति, महिला सुरक्षा बलात्कार को रोकने के लिए। क्योंकि महिला सुरक्षा के नाम पर जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारा जो राज्य था वो नंबर 1 पर था। महिला सुरक्षा इतनी ज्यादा संकट में थी कि महिलाओं को कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जिस राज्य के यानी कि कांग्रेस के नेता जो लोग ये कहते हैं कि बलात्कार की घटनाएं तो आम हैं और ये तो मर्दों का प्रदेश है, ये तो मंत्री जी का कहना था। तो जिस सरकार के मंत्री इस तरीके के बयान करेंगे तो वहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो अधिकारियों को फ्री हैंड होना देता है। जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे अधिकारियों को, अधिकारी काम नहीं कर सकते, अधिकारी खुद को काम करने में सुरक्षित महसूस नहीं करते। आज आप देखिए, किसी भी अपराधी के ऊपर जब कार्रवाई की जाती है और अगर उनकी तरफ से कोई क्रॉस काउंटर किया जाता है तो तुरंत प्रभाव से अधिकारी उनको पकड़कर उनकी जिस तरीके से परेड निकालते हैं, ये दर्शाता है कि अधिकारियों को एक पावर दी गई है कि आप अपराधियों को पकड़े, आपके खिलाफ
जो भी खड़ा होता है अपराधियों को पकड़ने के विरोध में, जो भी खड़ा होता है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। चाहे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात हो, ना केवल अधिकारी, पुलिस महानिदेशक की हम बात करते हैं। पुलिस महानिदेशक के ऑब्जर्वेशन में जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाइयां करना शुरू किया, आंकड़े तो कम हुए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति जो हम अपना रहे हैं अभी, उससे आप देखिए लगातार जो जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। तो शिकायतें डायरेक्ट वो एसीबी को शिकायत करते हैं, सीबीआई को शिकायत करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपको कुछ ही दिन पहले देखने को मिला कि आयकर विभाग में जो न्यायालय अपीलीय अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण में जो बड़ी कार्रवाई हुई, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति पर अपना काम कर रहे हैं। हम चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो अपराधी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे और सबको सजा मिलना स्वाभाविक है और सजा मिलके रहेगी। इसके लिए जो भी कदम, उचित कदम हम पे उठाने होंगे वो हम सभी उचित कदम उठाएंगे और साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जो भी उचित कदम उठाना होगा, जो भी शक्तियां हमें अधिकारियों को प्रदान करनी होगी, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट, पूरी शक्तियों के साथ साथ उनको जो भी साधन मुहैया कराने होंगे वो भी मुहैया कराए जाएंगे। बिल्कुल प्रीति जी, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ एक सम्मानित दर्शक हैं, वो जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राजेंद्र शर्मा जी उदयपुर से बोल रहे हैं। जी जी जी, मैं खुद ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट हूँ। हाँ जी, मैं खुद ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट हूँ जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भारी वाहन है ये नो एंट्री में घुस जाते हैं, उधर भी घुस जाते हैं, तो वो सख्ती थोड़ी बरतनी पड़ेगी। सख्ती बरतनी पड़ेगी जी। बिल्कुल राजेंद्र शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आप दर्शक हमें फ़ोन कर सकते हैं और आपके इलाके की अपराध की स्थिति पर भी बात रख सकते हैं। प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी कह रही है कि अपराध घट गया है और आप कह रहे हैं कि अपराध जो है वो बेलगाम हो रहा है। आंकड़े तो कह रहे हैं कि तमाम अपराधों में कमी आई है सर। हेमंत जी, आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, विगत सरकार में हमने जो एफआईआर दर्ज करने का जो हमने तरीका अपनाया था बड़ा व्यापक स्तर पे था और हमने प्रदेशवासियों को न्याय देने का भरसक प्रयत्न किया और पुलिस सेवा का हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस परिपाटी को बंद करते हुए अब बहुत संक्षिप्त तरीके से उन पर लगाम लगाने की कोशिश की है। साथ ही उन्हीं आंकड़ों को लेकर ये दावा किया जा रहा है क्राइम पर कंट्रोल है, पर मेरा आपसे कहना है कि आज में वर्तमान जो पुलिस की स्थिति है वो इंतजामिया पुलिस हो गई है। वो सरकार के मंत्रियों को रास्ता निकालना, आम समारोहों में उनके अतिथि परिवारों के लिए सीट को रोक कर रखना और उनके सुरक्षा और उनकी निवास की व्यवस्था को रखना सिर्फ यहाँ तक सीमित रह गई है। सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर में पुलिसियों को अपराधियों को पकड़ने, उन्हें ढूंढने का भी काम उनका है। आज राजस्थान लंबे समय से नहीं, अभी 2 सालों में अपराधियों का गढ़ बन गया है। यहाँ पर स्थायी वारंटी, अघोषित वारंटी, भगोड़े का ये गढ़ बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि कमजोर पुलिसिंग कारण अपराधियों पकड़ने की कमजोर क्षमता इनकी है, इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है और राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करते हुए ये अपराध को कंट्रोल करने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की बात कर, ये बात कह रहे हैं कि अपराध कम हुए। अपराध कम होने का इनका आधार सिर्फ इतना है कि रिपोर्ट जो है वो कम हो रही है, एफआईआर कम हो रही है। तो सवाल यह है कि जो स्थिति प्रदेश में आज ये है कि आज राजस्थान, अगर आंकड़ों की बात करें तो 71% स्थायी वारंटी राजस्थान में है, 47% अघोषित वारंटी राजस्थान में और 55% देश के आंकड़ों के अनुसार 55% भगोड़े राजस्थान में हैं। तो क्या पुलिस की सिर्फ यही जिम्मेदारी है? जो अपराध यहाँ पर उपस्थित है अन्य राज्यों से आए हुए, जवाब दे रही हूँ प्रीति जी, आपका जवाब लूं उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं, एक सम्मानित दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, शांतिलाल जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए क्या कहना चाहते हैं अपराध पर। अपराध तो बढ़ रहे, घट कहाँ रहे। उदयपुर में अभी 2-3 रेप की घटनाएं हो चुकी है और बालोतरा में एक पुलिस वाले को आज ही घायल किया बजरी माफियाओं ने। ये तो सरकार अपनी बेशर्मी छुपाने के लिए कुछ भी बोलती है। अपराध बढ़ रहे। आज अपराध इतने बढ़ गए हैं कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने और वकीलों के पास जाने के लिए लोग डरते हैं, क्योंकि वो भी अपराधी के साथ मिले हुए, ऐसी चर्चा हो रही है साहब।
जी शांतिलाल जी, बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। प्रीति जी जवाब देंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि अपराध सिर्फ एफआईआर कम करने से अपराध नहीं घटेंगे, ये आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसी स्थितियां हैं। प्रीति जी देखिए, प्रदीप जी की बात का पहले मैं जवाब दे देती हूं। प्रदीप जी का कहना है कि उद्घोषित अपराधी यहां पर हैं, माफिया यहां पर हैं। आप अपने कार्यकाल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए और 2024 से लेकर और 2025 तक के आंकड़े देख लीजिए। 1.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी एक्टिवनेस दिखाई गई अपने कार्यकाल के अंदर, भाजपा सरकार आने के बाद में हमने सुरक्षा को लेके, सुरक्षा की दृष्टि से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने से लेके उनको रोकने तक के लिए जितने भी प्रयास किए, चाहे वो टोल फ्री नंबर जारी करना हो, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति करना हो, और ये सारी जो चीजें की गई हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी द्वारा लगातार सत्ता में आने के बाद हमने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। उसी का नतीजा था कि आज अपीलीय अधिकरण, आयकर विभाग का जो अपीलीय अधिकरण होता है, उसने इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। आप पेपर लीक के मामलों की अगर हम बात करें तो पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाई गई। महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो जो कदम हमने उठाए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है, और न्यायालय में जल्दी निस्तारण हो प्रक्रिया का, जितना न्यायालय की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए हमने न्यायालयों की ओपनिंग की, न्यायालय खोले गए। न्यायालय खोलने के साथ साथ, और प्रदीप जी बार बार कह रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर बस गए, तो आप फिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एसआईआर जो हो रहा है, जो पुनरीक्षण हो रहा है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं प्रदीप जी? आप करिए ना, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर मैं तो एक बात कह रही हूँ, मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ प्रदीप जी, मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, आप एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? अगर बाहर से आने वाले लोग हमारे राज्य में बस रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो उनका पता चल जाएगा। लेकिन आपने लगातार विरोध कर रहे हैं इस चीज का। छिपे हुए हैं देश के, मैं भी तो वही कहना चाह रही हूँ कि देश के अन्य राज्यों के अपराधी अगर आएंगे तो राज्य में रहने वालों की सुनिश्चितता कैसे होगी? एसआईआर जो हो रहा है ये सुनिश्चित करेगा कि कोई बंदा हमारे यहाँ आकर रह रहा है तो वो हमारे राज्य का है या बाहर का है। अरे प्रदीप जी, पुलिस जो काम कर रही है प्रदीप जी, पुलिस के द्वारा लगातार जो गश्त में आप देखिए, पुलिस महानिदेशक द्वारा जो गश्त की प्रक्रिया शुरू की गई, रात्रिकालीन गश्त में जो ड्यूटीज लगाई गई कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स की, क्या वो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है? आप देखिए, ट्रैफिक रेड लाइट पर जब पुलिस वाले खड़े होते हैं तो पहले जो चीजें चलती थी, आज ऑनलाइन चालान की व्यवस्था हो रखी है, जिससे भगदड़ नहीं होती। पहले तुरंत एक्सीडेंट होते थे, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, आज ई चालान घर पर पहुंच रहा है। और एफआईआर की बात करते हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए जो नए कानून आए हैं उसमें तो ऑलरेडी प्रावधान है कि आप मेल के जरिए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। प्रीति जी, पॉक्सो एक्ट के मामलों में 39% की वृद्धि भी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत गंभीर विषय है। बलात्कार के मामलों में वृद्धि होना, चाहे वो पॉक्सो एक्ट हो या महिला बलात्कार की बात हम करते हैं, लेकिन ये वृद्धि होना, ये बहुत, हम इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम जनता को अवेयर भी कर रहे हैं कि आप किस तरीके से पुलिस तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमने कमेटी गठित की हुई है जी। तो पुलिस, जनता के बीच में ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं जो पुलिस तक एक ब्रिज का काम करते हैं, पुलिस तक लोगों को पहुंचाने में। अभी एक सज्जन जैसे बात कर रहे थे कि अभी पुलिसकर्मी की अवैध खनन को लेकर पुलिसकर्मी पर को घायल किया गया, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये आश्वासन देना चाहती हूँ अपने संगठन की तरफ से कि हम लगातार सुरक्षा की दृष्टि से, अपराधियों को पकड़ने की दृष्टि से लगातार काम कर रहे हैं। एसीबी, सीबीआई के टोल फ्री नंबर, आपको व्हाट्सएप नंबर जारी किए जा चुके हैं, आपके पास लगातार मैसेज आते हैं। क्या है व्हाट्सएप नंबर, आप बताइए हमारे दर्शकों को एक बार, जिससे पता चले। जी प्रीति जी, आप सूचना दीजिए। प्रीति जी, जो आपने नंबर जारी किए वो आप हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए, जिससे पता चले, वो तुरंत कॉल कर सकें, जो नंबर जारी किए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल नंबर बताऊंगी, जो नंबर ऑलरेडी सबके पास मैसेज में पहुंचते हैं। सीबीआई और एसीबी के नंबर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नंबर भी बता देती हूँ सर, जस्ट गिव मी अ मिनट।
और आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि जनता में ये विश्वास होने की वजह से ही आज जनता की पुलिस तक और एसीबी तक और सीबीआई तक पहुंच थोड़ा है। सा आपको अगर ऐसा रोक रहा नहीं हूं। होता तो अपीलीय आयकर अधिकरण। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई हुई है सरकार की तरफ से। देखिए, इतने सालों में भी अपीलीय ये ट्रिब्यूनल में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं देखी हमने। हम अपना रहे हैं, ये बात ठीक बात है आपकी। बिल्कुल, इतने सालों में भी इतनी बड़ी कार्रवाई अपीलीय ट्रिब्यूनल में नहीं देखी गई। एक हमारे नामा से दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक हैं। नमस्कार जी, नवीन जी। सर, नवीन चौधरी जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, नागौर में समस्या है, सभी इनका मूल चीज है कि ये होता है, इसमें नशे का सबसे जड़ है और नशे के कारण सभी अपराध होते हैं। सही बात है। तो नशे पर भी लगातार नागौर में लगाम लगाई जा रही है। कुचामन, डीडवाना, नावा, चारों तरफ रोजाना इस तरह की कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी नशे में इतना नागौर डूबा हुआ है। अफीम, एमडी, डोडे, ये सब खुलेआम बिक रहे हैं नागौर में। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन जी, आपने बहुत बड़ी बात उठाई है। प्रीति जी कुछ कहना चाह रही हैं आपको इस पर? जी प्रीति जी। 1064 जो नंबर है वो आप एसीबी से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए सूचना दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 9413502834। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है जो जारी किया जाए। सबके पास मैसेज में अवेलेबल रहता है सर, सबके पास लगातार मैसेज आते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपने जो हमने एक ऐप जारी किया था, कल भी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जो साइबर सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं, हमने ऐप बनाया जनवरी 2025 में, हमारे द्वारा ऐप बनाया गया, ऐप जारी किया गया और उस ऐप के माध्यम से आप साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड से अपना बचाव कर सकते हैं। जी, मैं आता हूं योगेंद्र जोशी साहब, कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? क्या वाकई क्राइम का ग्राफ राजस्थान में घटा है? सरकार पुख्ता कार्रवाई कर रही है? देखिए हेमंत जी, मैं प्रीति जी की बातों को तो इसलिए नहीं काटूंगा क्योंकि जब आंकड़ों पे डिस्कशन होता है तो आंकड़ों के बारे में तो क्या बोला जा सकता है जी। नए कानून बनने के बाद में 7 साल से कम की जो अपराध हो रहे हैं उनको दर्ज करना और न करना ये एसएचओ के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा मैं ये बताऊं कि अगर मान लीजिए 1 साल में 1,87,00,000 मुकदमे दर्ज हुए और अब 2025 में 1,63,00,000, अगर 25,000 अपराधों की कमी प्रतिवर्ष हो रही है तो आप ये मान के चलें कि बीजेपी के शासन में और 2 साल और जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगी अपराध। अगर यही द्रुत गति बनी रही तो अपराधों की संख्या 0 हो जाएगी। हमारी पुलिस फिर क्या करेगी? पुलिस के पास कोई काम ही नहीं है। और अब मैं आपको बताऊं कि पुलिस को किसी भी प्रकार की सहूलियतें देने की आवश्यकता क्या है? जब अपराध 25,000 अपराध कम हो गए हैं तो इसका मतलब हमारे पास पुलिस सक्षम है और संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए अगर मान लो इनका ये कहना माना जाता है तो अपराधों में कमी आ रही है, उसके लिए मैं इनको बधाई का पात्र कहता हूं। लेकिन जो चोरियां हो रही हैं, जो नकबजनी हो रही है, इन्होंने वो आंकड़े पेश किए हैं जिन आंकड़ों के अंदर थोड़ी सी कमी इनके आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार इनको दर्शाई जा रही है। बाकी आप चोरियां देख लीजिए, चोरियां कितनी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले एक परिवादी महेशनगर थाने में गया, 3 बजे मोटरसाइकिल चोरी हुई, फिर उसी रात को 9 बजे फिर वहीं से मोटरसाइकिल चोरी हो गई और मुकदमा दर्ज नहीं किया। और उनको ये कहा 100 नंबर पे रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, आपका मुकदमा कल दर्ज होगा। और मैंने जब तक अखबार पढ़ा तब तक उसके अंदर मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ था। तो मेरा कहना ये, निर्जा मोदी में क्या हुआ? वो बच्ची गिरी है, किसकी लापरवाही से गिरी है, क्या मुकदमे दर्ज हुए उनमें? तो कारण यह है, जब जनसंख्या बढ़ती है किसी भी देश की, मुकदमे दर्ज होना कम होते ही नहीं है किसी भी सूरत में। और तब दर्ज होंगे कम जब आर्म्स एक्ट या और कार्रवाई ज्यादा हो। अब आपको एक बात बताता हूं, ये नशे की बात चल रही थी, तो नशे में जो हमारे एसएमएस के अंदर एक एआरटी सेक्शन है, उसके अंदर 2022-23 में 43 मरीज आए थे नशे शराब के। अब 25-26 में 137 मरीज आए हैं। ये रिकॉर्ड है उसका कि नशे के अंदर। और दूसरी बात क्या है कि एक इंजेक्शन से कई लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं। मतलब ये जो कच्ची बस्ती में लोग हैं, HIV पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। स्थितियां इतनी है कि आप देखिए टिल्लू गैंग आ रही है।
और कौन सी नहीं, लेकिन योगेंद्र जी किसी भी अपराध के डेटा के आधार पर ही तो हम विश्लेषण करेंगे ना। आप ये आरोप तो लगा देंगे, शासन नहीं चलता जी। और मैं ये कह रहा हूं, मैंने भी एसएचओशिप की है, मुकदमे कैसे कम दर्ज होते हैं और कैसे मुकदमों में वर्किंग होती है ये मैं अच्छी तरह से ठीक है। एक टिप्पणी में मैं आशुतोष जी के लोगों से पहले हमारे नियमित दर्शक हैं नगेंद्र सिंह जी कोटा से। नगेंद्र सिंह जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ नमस्कार साहब जी। हाँ साहब, मेरे साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ है 5 नवंबर को जी। तो उसमें मेरे 2,20,000 रुपए बैंक से निकाल लिए थे किसी फ्रॉड ने। तो बोरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है साहब, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके इस साइबर फ्रॉड वाले प्रीति जी कुछ कहना चाहती हैं आप इन्हें। हाँ जी, प्रीति जी एक मिनट, बीजेपी की प्रवक्ता है वो आपको कुछ कहना चाहती हैं इस पर। उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई हो जाएगी। बोरखेड़ा थाने में है ना ये साइबर का। नगेंद्र, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी नगेंद्र जी। साइबर फ्रॉड से संबंधित जो सूचना होती है, जैसे आपके साथ जब साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर आप तुरंत कंप्लेंट करेंगे, जिससे कि आपके अकाउंट में से जो पैसा निकला होगा वो जहां भी रोटेट होता है उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है तुरंत प्रभाव से। ये पहली कार्रवाई जो आपको करनी होती है, क्योंकि जब तो कह रहे हैं कि 5 नवंबर को हुआ था, इसीलिए हमने जी वो तो कह रहे 5 नवंबर को हुआ था, अभी तक कोई कार्रवाई यही बताना चाह रही हूँ 5 नवंबर को मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ। आज क्या डेट है सर, आप बताइए ना। आज 4 दिसंबर है। आज 4 नवंबर है। 4 दिसंबर है। 5 नवंबर को जो कार्रवाई हुई हाँ बिल्कुल। लेकिन सर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो रोल होता है, बिल्कुल सर मैं आपको बता देती हूँ सर नगेंद्र जी एफआईआर आपने दर्ज की भी होगी, तब भी आपको थाने में ये सलाह दी गई होगी कि 1930 पर कंप्लेंट करें, क्योंकि साइबर जो फ्रॉड होते हैं उसके लिए अलग थाना होता है, उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है इस मैटर में तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू इन दैट। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को अवेयर करना चाहूंगी कि साइबर फ्रॉड जब भी होता है तो विद इन 24 आवर आप सबसे पहला काम 1930 पर कंप्लेंट करने का करें, क्योंकि 1930 पर कंप्लेंट करने से ही आपके पैसे को रोका जा सकता है। उसके बाद बाकी की प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस थाने का जो रोल होता है, क्योंकि सेंट्रल के बाद स्टेट का नंबर आता है, फिर स्टेट में ऑटोमेटिकली सूचना आ जाती है, तो 1930 पर कंप्लेंट करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी प्रदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट प्रदीप जी। देखिए ये भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। अगर वो थाने में रिपोर्ट हुई है तो थाना साइबर टीम को भी सूचित कर सकता है। जब प्रक्रिया शुरू हो चुकी पुलिस में तो वो सूचना साइबर थाने को वो पुलिस अधिकारी देगा। ये भ्रमित कर रही है। और सवाल ये है कि जब पैसे निकल चुके खाते से तो कैसे रोकने की बात कर रही है। पैसा तो ऑलरेडी जा चुका, उसके बाद ही उससे एफआईआर लॉन्च कर रही है। जनता को अवेयर करने का काम कर रही हूँ। योगेंद्र जी बताइए, आप तो पुलिस के अधिकारी रहे। एक मिनट, काम भी थाने का ही है। ठीक है सर, ठीक है योगेंद्र जी बताएंगे सच्चाई क्या है। ठीक है हेमंत जी, मैं वो प्रक्रिया बता रही हूँ जी बता रहे हैं सच्चाई क्या। पूर्व पुलिस अधिकारी मैडम प्लीज अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है जी, वो थाने में जाने से पहले की प्रक्रिया है ये। ठीक है, तुरंत ही जैसे उसको पता चले बिल्कुल तो वो संबंधित टेलीफोन पर जो साइबर अपराध को रोकने वाली संस्था उसको टेलीफोन कर दे। हाँ। लेकिन जब वो थाने पे ही चला गया तो थाने पे जाने के बाद में थाने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सूचना संबंधित। और प्रीति जी यही तो कह रहे हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो करवाएंगे पूरी तरह से। वो आश्वासन दे रही है, बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आशुतोष जी आप बताएं कैसे देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को। प्रदेश में अब लगातार कांग्रेस तो आरोप लगा रही है, वो लगाएगी विपक्ष के तौर पर, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से आंकड़े कम हो रहे हैं अपराध के, वो तो बता रहे हैं कि अपराध पर नियंत्रण लगा है। देखिए हेमंत जी, पिछली सरकार के समय में जो आंकड़े थे और जो परिस्थितियां और स्थितियां थी उसका खामियाजा पिछली सरकार भुगत चुकी है और चुनाव में
लोगों ने जिस तरह का मैंडेट दिया इस सरकार को, उससे पुष्टि होती है कि पिछली सरकार की क्या क्राइम की स्थिति थी। लेकिन अगर वर्तमान सरकार की स्थिति की बात करें तो मुझे लगता है कि केवल आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करके, खेल करके, आप आंकड़ों को कम करके, आंकड़ों में कटौती दर्शा करके ही केवल जनता का विश्वास नहीं लूट सकते हैं, क्योंकि आंकड़े से ज्यादा मायने यह रखता है कि जनता के बीच में संदेश क्या जा रहा है। अपराध की स्थिति मुझे लगता है कि पिछले सरकार में जो थी उससे शायद बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। एक बहुत बड़े केस नहीं हुए हैं, आप ये कह सकते हैं कि कुछ बड़े ऐसे संख्या मामलों की नहीं है जहां बड़े स्तर पर अपराध में हो रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अपराध में ग्राउंड पर अभी भी चोरी हुई, डकैती हुई, हत्या हुई और तमाम जो छोटे मामले, उनमें कोई कटौती मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा। सर, डकैती में देखिए साल 2022 में 160 मामले आए थे, 24 में 124 आए हैं। लूट के मामले में 2121 आए थे, 22 के आंकड़े 22 में, और साल 2024 में 1800 रह गए। किडनैपिंग के मामले में 10,215 2022 में थे और ये रह गए 10,629। इसमें किडनैपिंग में बढ़ोतरी हुई है 2022 से लेकर के 2024 के आंकड़े अगर हम देखें तो कई जगहों पर आंकड़े बढ़े भी गए हैं, तो कई जगहों पर भारी कमी भी आई है। ये दोनों बातें, एक और दर्शक हमारे साथ है, क्या कहना चाहते हैं प्रदीप जी? कर लीजिए जल्दी से। देखिए, मैं आपको एक नवीनतम आंकड़े जो लापता हैं प्रदेश में उनका देता हूं कि राजस्थान में हर सप्ताह 600 लोगों का लापता हो रहे हैं। उसमें से 76% महिलाएं और 24% पुरुष हैं। लापता होने वालों में 16% नाबालिग हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये स्थिति बन रही है, और ये आंकड़े 7 दिन पहले के हैं, 7 दिन पहले मैंने देखा है एनसीआरबी पे ये आंकड़े हैं राजस्थान के, अगर लापता 600 लोग अगर प्रदेश में एक सप्ताह में हो रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न है व्यवस्था का कि आप जो दावे कर रहे हैं। और दर्शक हमारे साथ हैं, नियमित दर्शक हैं। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार देवेंद्र पुरी जी। हेलो, पाली से देवेंद्र पुरी जी बोलिए। नमस्कार। हेलो। हाँ देवेंद्र जी, टेलीविजन की आवाज कर लो थोड़ी धीरे, और हाँ बात करो कम। बताइए पुरी साहब, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं पुरी साहब? बोलिए। हेलो। 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 पुरी साहब, अपने टेलीविजन की आवाज धीरे। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, हमारे 3 महीने पहले 5-6 जणों ने मिलकर ट्रैक्टर ले गए खींच के जी। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं। 3 महीने पहले ट्रैक्टर ले गए 4-5 जने मिलके खींच के, और 3 महीने हो गए, पुलिस तो कागज कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई। केस नंबर बताओ, केस नंबर बताओ, और कौन सा थाना है? कौन से थाने में आपने केस दर्ज करवाया और केस नंबर क्या है? केस 220। 1 मिनट सर, बता रहा हूँ। हाँ, और कौन से थाने में केस दर्ज करवाया? वाले एक मेरे ड्राइवर था, उनको साथ मारपीट की, मेरे सिस्टर के साथ मारपीट की, सब कुछ किया। सबके मारपीट की, लेकिन ये तो बताओ पुलिस साहब कि कौन से थाने में आपका केस दर्ज है? पाली सदर थाना। पाली सदर थाना। सदर थाना पाली में केस दर्ज है, और केस नंबर बताओ। सदर थाना पाली। केस नंबर बताओ पुरी साहब, केस नंबर कहीं है? 1 मिनट से देख रहा हूँ, कितना है? लिखिए। होगी इनकी कंप्लेंट, इनसे पूछो कंप्लेंट दर्ज हुई होगी। कंप्लेंट दर्ज हुई है तो उसके नंबर बताओ पुरी जी, आपका काम करवाते हैं पूरा। और आपकी वजह से वेट कर रहे हैं हम तो। हमारे को प्रोग्राम खत्म करना था पुरी साहब, लेकिन आप कहां चले गए हो? हम आपकी वजह से वेट कर रहे हैं, आप बताओ। फोन करता संबंधी मसले पर प्रिया का बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं पुरी साहब का काम हो जाएगा और उनका ट्रैक्टर छीन लिया गया वो पुलिस वापस दिलाएगी। सदर थाना पुलिस से हमारी गुजारिश है कि इस तरह के छोटे छोटे भी मामले और बड़े बड़े भी मामले लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। सरकार का यह दावा है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, जिससे राजस्थान में अपराधियों की और अपराध की कमर टूट रही है। अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग रहे हैं। लगातार सरकार के एक्शन की वजह से आंकड़ों में भी गिरावट है।